टेस्ट डिस्कशन यूनिट 1। इसमें हम 3 टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फॉर्म्स ऑफ वर्ब के क्वेश्चंस होंगे, टेंसेस से रिलेटेड होंगे और ग्रामर ऑफ वर्ब से रिलेटेड होंगे। जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। जैसे ही पहले आपके पास स्टेटमेंट आए तो आपने उसको देख के और सोचना है। कैन आई हैव सम मिल्क बिफोर आई डैश टू बेड। अब आपने फिल इन द ब्लैंक करनी है। कैन आई हैव सम मिल्क। अब आप ये देख रहे हैं कि इसका ताल्लुक पास्ट से नहीं है, फ्यूचर से नहीं है, बल्कि मौजूदा ज़माने से है, प्रेजेंट से है। तो इसका मतलब ये है कि आगे चलकर दूसरा हिस्सा पास्ट में नहीं आ सकता। तो कैन आई हैव सम मिल्क बिफोर आई डैश टू बेड, ये बात देखकर कि आगे पास्ट नहीं आएगा, आप 4 ऑप्शंस को देखें। ए ऑप्शन गो, बी ऑप्शन वेंट, सी ऑप्शन गोइंग और डी ऑप्शन गॉन। तो जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि कैन आई हैव सम मिल्क, अगर एक हिस्सा प्रेजेंट में हो तो दूसरा हिस्सा पास्ट में नहीं आ सकता। इस बेसिस पर सेकंड ऑप्शन बी वेंट हो गया है रॉन्ग। ठीक है, तो अब आपने ये करना है, ए, सी और डी ऑप्शन में से आपने ब्लैंक जो है उससे पहले वाला वर्ड देखो क्या है, आए है। तो थर्ड ऑप्शन सी को आई के साथ मिलाकर पढ़ें। आई गोइंग होता है, नहीं होता, इसका मतलब सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। डी ऑप्शन को मिला के पढ़ें आई के साथ, ब्लैंक से खाली जगह से पहले वाला वर्ड आए है। तो आई गॉन होता है, नो, डी भी रॉन्ग हो गया। अब ए ऑप्शन मिला के देखें, गो के साथ पढ़ें, आई गो, यस। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ए इस तरह से आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2। डिड यू थिंक यू डैश मी समवेयर बिफोर। अब आपने ये देखा कि पहला हिस्सा डिड यू थिंक पास्ट में आ गया। डिड के साथ थिंक अगर है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर ये डू डज के साथ थिंक हो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर शैल विल के साथ थिंक हो तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। आपने ये नहीं सोचना कि थिंक है तो ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट फॉर्म है, ये प्रेजेंट टेंस नहीं है। क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी आती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी आती है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी आती है। तो ये जो वर्ब की फॉर्म है, इट इज़ नोन बाय द कंपनी ऑफ हेल्पिंग वर्ब इट कीप्स। थिंक की इस सेंटेंस में किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कंपनी बन रही है, डिड के साथ, और डिड पास्ट है। तो इसका मतलब है ये डिड यू थिंक प्रेजेंट नहीं। कभी आप कहें जी थिंक है ये तो प्रेजेंट होता है, नो, प्रेजेंट फॉर्म है, टेंस प्रेजेंट नहीं है। डिड यू थिंक, डिड के साथ अगर वर्ब की पहली फॉर्म है तो समझ लें ये पास्ट टेंस है। तो अभी आपने पिछले सेंटेंस में ये रूल पढ़ा कि अगर पहला हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो आगे चलकर दूसरा हिस्सा पास्ट में ही आएगा। इसका मतलब है प्रेजेंट नहीं आ सकता, इसका मतलब है फ्यूचर नहीं आ सकता। ये बात ज़हन में रखकर आप इन 4 ऑप्शंस पर आए। फर्स्ट ऑप्शन ए आपने देखा, इसमें हैव सीन है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो डिड के साथ, डिड चूँकि पास था, प्रेजेंट तो आ नहीं सकता, एल्फ ऑप्शन हो गया रॉन्ग। इसी तरीके से डी ऑप्शन देखें, सी अगर खाली फर्स्ट फॉर्म हो तो ये प्रेजेंट फॉर्म भी होगी और प्रेजेंट टेंस भी होगा, लेकिन अगर ये किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ हो तो फिर चेंज हो सकता है। तो डिड यू थिंक की वजह से डेल्टा ऑप्शन में सी भी नहीं आ सकता। डिड यू थिंक यू हैव सीन, हैव प्रेजेंट इसलिए नहीं आ सकता। डिड यू सीन, यू वर सीइंग, सीइंग जो है ये ऐसा वर्ब है जो कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होता। थर्ड ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग है, तो हैड सीन हो गया। डिड यू थिंक, क्या ख्याल है तुम्हारा कि यू हैड सीन मी समवेयर बिफोर, क्या आपने इससे पहले मुझे कहीं देखा था, तो आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3। द स्टूडेंट्स डैश हार्ड फॉर सेवरल मंथ्स। अब जब आप यूँ स्टेटमेंट देखते हैं तो सबसे पहले एक आप आइडिया लगाते हैं कि ये फॉर और सिंस का अगर इस्तेमाल हुआ है इस सेंटेंस में तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तो 3 तरह के होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जिसमें हैज़ बीन, हैव बीन और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस
हैड बीन और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म सिंस और फॉर के साथ, और शेल हैव बीन, विल हैव बीन और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। इन तीन बातों को जहन में रख के चार ऑप्शंस पर आए। ए ऑप्शन पढ़ें, द स्टूडेंट्स हैव बीन वर्किंग हो सकता है। बी ऑप्शन, स्टूडेंट्स आर वर्किंग। आपने कहा कि फॉर और सिंस आ जाए तो ये ना आर आ सकता है, बीटा रॉन्ग, ना वर आ सकता है, वर वर्किंग, चार्ली रॉन्ग, और ना ही खाली फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, डेल्टा रॉन्ग। तो फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर है। सिंस और फॉर आ जाए तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपका आंसर हुआ ए, द स्टूडेंट्स हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर सेवरल मंथ्स। सिंस और फॉर के साथ इज, एम, आर, वॉज, वर नहीं आते। आंसर ए हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, ही डैश अ कार, knows to drive, knows to drive, to driving, to drivers, how to drive। याद रखिएगा नो और लर्न वर्ब्स ऑफ नोइंग के तौर पर जब आते हैं, जब आपने ये कहना हो कि मैं जानता हूँ कि किस तरह से कार चलानी है, तो ऐसे सेंटेंसेस में आप ही, चूँकि सिंगुलर है, इसके साथ नोज आएगा। इसके बाद आप हाउ टू यूज़ करेंगे और फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। आपको पता है कि टू के बाद आमतौर पे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आती है। तो हाउ टू ड्राइव आएगा, हाउ टू ड्राइविंग नहीं आएगा। और बी ऑप्शन में आप देखें ना हाउ ए में है, ना बी में है, ना सी में है, तो डेल्टा ऑप्शन आंसर हुआ। अच्छा, ये रूल और कहाँ पर एप्लीकेबल है? नो के अलावा लर्न, फॉर एग्जांपल आई एम लर्निंग टू ड्राइव ए कार रॉन्ग हो जाएगा, आई एम लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये नीचे मैंने वर्ड्स दिए हैं, इन तमाम वर्ड्स पर यही रूल एप्लीकेबल होगा। यानी नो के साथ मैंने एग्जांपल दे दी और लर्न के साथ दे दी। Question number 5, I found out that he dash guilty। find, found पता चलना, तो find, found ये सेकंड फॉर्म ऑफ फाउंड, इसका मतलब ये हुआ आगे चलकर सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस ही आना चाहिए। तो ए ऑप्शन में है इज़, ये सेकंड फॉर्म नहीं है। ही वॉज, बी पहली फॉर्म होती है होना, वॉज और वर इसकी सेकंड फॉर्म होती हैं, और बीन थर्ड फॉर्म होती है, और बीइंग आईएनजी वाली फॉर्म होती है। तो मैं दोबारा पढ़ता हूँ, आई फाउंड आउट दैट ही वॉज गिल्टी। मुझे पता चला कि वो मुजरिम है, मुलजिम है। ठीक है जी। फाइंड, फाउंड ये फाउंड सेकंड फॉर्म है। एक होता है फाउंड, फाउंडेड, फाउंडर, वो बुनियाद रखना होता है, उसकी सेकंड फॉर्म फाउंडेड होती है। इसलिए सेकंड ऑप्शन बी आंसर हुआ। और ये आपने नीचे इसका स्टडी नोट देख लिया। क्वेश्चन नंबर 6, आई डैश मील बिफोर ही केम। बिफोर के बाद ही केम, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होती है। तो एक हिस्से में अगर सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट आ जाए, जैसे आप कहते हैं इस सेंटेंस को रिप्लेस करें बिफोर ही केम को, आप ही की बजाय डॉक्टर लिखें, बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के आने से पहले। तो बिफोर ही केम, ही की बजाय आपने लिखा डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। तो आपको पता ही है, तो पहले वाले हिस्से में द पेशेंट हैड डाइड होता था कि मरीज़ मर चुका था, तो आई की बजाय आप द पेशेंट लिख लें। इस तरह आपको याद रह जाएगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। तो यहाँ पर आपने देखा कि बिफोर के बाद अगर पास्ट टेंस है तो पहले वाले हिस्से में भी पास्ट ही आएगा। अब पास्ट देखें किस में है, थर्ड ऑप्शन सी में, तो टेक है, ये पास्ट नहीं है, ये प्रेजेंट फॉर्म है और प्रेजेंट ही टेंस है। डी ऑप्शन में हैव टेकन, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम इसे कहते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हमें तो पास चाहिए। अब बच गए आपके पास दो ऑप्शन, एक हैड टेकन, ये पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बी है टुक, टुक टेकन, टुक सेकंड फॉर्म है। तो आपने देखा कि अगर टाइम के साथ बिफोर के साथ सेकंड फॉर्म आए तो पहले वाला हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है या पास्ट परफेक्ट में आता है। सर्टनली पास्ट परफेक्ट में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं आता, इसलिए बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ए हो गया। यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन बिफोर प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से बनता है। क्वेश्चन नंबर 7, बाय दिस टाइम टुमारो, टुमारो इकट्ठा वर्ड लिखा, बीच में स्पेस आ गई है, तो बाय दिस टाइम टुमारो आई डैश माई होम,
तो आप याद रखिएगा टुमारो का लफ्ज़ जब भी आए तो इसमें फ्यूचर टेंस होता है। तो फोर्थ ऑप्शन डी में हैव रीच्ड, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म हो तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ये तो आ नहीं सकता, हमें फ्यूचर चाहिए। अच्छा, बाय दिस टाइम टुमारो, बाय के बाद जब भी कोई फ्यूचर का टाइम आ जाए, जैसे कि टुमारो है, बाय एक प्रेपोजिशन है, बाय के बाद जब भी कोई फ्यूचर का टाइम आ जाए तो फिर आप उसमें टेंस यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं बेटा? शैल हैव, विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर हुआ। बी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है? शैल हैज़ कोई वर्ड होता ही नहीं है। और थर्ड ऑप्शन सी में शैल रीच्ड, रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो शैल विल के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी भी यूज़ नहीं होती, इसलिए थर्ड ऑप्शन सी रॉन्ग है। तो आंसर आपका हुआ जी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 8, शी वुड रादर वी, हमने पढ़ा रेस्क्यू 1122 का उसूल। वुड रादर कहते हैं तरजीह देना। अब वुड रादर से पहले क्या है? शी, ये एक सब्जेक्ट है। वुड रादर के बाद क्या है? वी, ये भी एक सब्जेक्ट है। तो वुड रादर के लेफ़्ट राइट दाएं बाएं अगर दो सब्जेक्ट आ जाएं, दो नाउन या दो प्रोनाउन आ जाएं, तो फॉर्म ऑफ वर्ब भी दूसरी आएगी। तो दूसरी फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें क्या है? थर्ड ऑप्शन सी, स्टेड, यानी कि 1122 का फार्मूला लगेगा। वुड रादर के साथ अगर लेफ़्ट राइट पे दो प्रोनाउंस हो, दो नाउन हो, तो दूसरी फॉर्म जैसे कि यहाँ पर आया थर्ड ऑप्शन सी में स्टेड। अगर ये वुड रादर के बाद वाला वही ना होता तो फिर आप कहते हैं शी वुड रादर, फिर सेकंड ऑप्शन बी हो जाता, शी वुड रादर स्टे टिल टुमारो। राइट, आंसर आपका सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, आई विश, मेरी ख्वाहिश है। माई ब्रदर डैश हीयर, आई विश हो, वुड दैट हो, इन सब के लिए आप कहते हैं अनरियल पास्ट है काश। इसमें ऐसा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करो जो कि अनरियल लगे। रियल में ब्रदर एक सिंगुलर है, इसके साथ वॉज आता है, लेकिन अगर ब्रदर सिंगुलर है, इसके साथ वर लिख देंगे, ब्रदर वर, आमतौर पे तो रियल में ब्रदर्स वर होता है, लेकिन अगर आप ब्रदर के साथ वर लिख देंगे तो ये अनरियल बन जाएगा। तो बेटा आई विश वाले जुमलों में, इट इज़ हाई टाइम वाले जुमलों में आपने क्या करना है? आपने या तो वर यूज़ करना है या हैड बीन यूज़ करना है। इनमें से आपके पास सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन बी है। थर्ड ऑप्शन सी में हैज़ की बजाय अगर हैड होता तो ये भी आंसर हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 10, बाय नेक्स्ट मार्च, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि बाय के बाद फ्यूचर का कोई भी वर्ड आ जाए, टुमारो हो, नेक्स्ट हो, तो ये निशानी होती है शैल हैव, विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पिछले क्वेश्चन में जिसमें लिखा था ना बाय दिस टाइम टुमारो, ये वही रूल है, शैल हैव, विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। लेकिन एक बात और देखें, शैल हैव, विल हैव तो आएगा क्योंकि बाय के बाद नेक्स्ट फ्यूचर का टाइम आ गया, लेकिन इसमें एक बात और भी देखेंगे आप, ब्लैंक के बाद देखें हियर फॉर 4 ईयर्स, आप पढ़ के आ चुके हैं, फॉर का मतलब होता है तक और सिंस का मतलब होता है से। जो किसी काम के शुरू होने का वक्त होता है उसके लिए सिंस आता है, और जिस किसी काम के टोटल जारी रहने का जो कुल वक्त होता है, टोटल टाइम होता है, उसके लिए फॉर आता है। तो सिंस और फॉर जो हैं ये निशानी होती है आईएनजी वाली फॉर्म की। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट नहीं बल्कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है बेटे? शैल हैव, विल हैव और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। तो ये आपके पास कौन सा ऑप्शन है? डेल्टा ऑप्शन है। ठीक होगी बात। इस तरह से हैज़ बीन लिविंग, ये फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसमें हैज़ बीन, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हो और आईएनजी वाली फॉर्म हो। आर, लिविंग, सिंस और फॉर जब जुमले में आ जाए तो इसमें फिर आर या इज़ खाली लिविंग नहीं आएगा, आर लिविंग नहीं आएगा। ऐसे थर्ड ऑप्शन सी में लिव नहीं आएगा, लिव तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए आएगा, ये तो फॉर्म भी प्रेजेंट है और टेंस भी प्रेजेंट है, इसलिए आपका आंसर डेल्टा हुआ। दोबारा बताता हूँ, बाय के बाद नेक्स्ट की अलामत ये बताती है कि ये फ्यूचर टेंस आना है। इसका मतलब ये फ्यूचर में शैल विल होते हैं, ए, बी और सी तीनों में ही शैल विल नहीं है, इसलिए डेल्टा आंसर है। दूसरी बात क्या बताई आपको कि फॉर 4 ईयर्स, फॉर आ जाए तो सिंस और फॉर आता है, लेकिन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म के साथ। थर्ड ऑप्शन सी में तो आईएनजी वाली फॉर्म नहीं है, तो ये इसलिए रॉन्ग हो गया। फिर फ्यूचर है तो शैल विल नहीं है, ए बी फिर रॉन्ग हो गए हैं, डेल्टा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, आई शैल वेट अनटिल यू डैश योर लंच। याद रखिएगा फ्यूचर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कॉम्बिनेशन बनता है शैल वेट,
जिस तरह से आई शैल बीट यू इफ़ यू डू समथिंग रॉन्ग, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो आप देख रहे हैं कि आई शैल आई विल अगर ये फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ बनता है, तो अनटिल के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, यू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। दूसरी बात ये याद रखिएगा, अनटिल के बाद नॉट नहीं आता, इसका मतलब जुमला सादा ही आएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सादा जुमले में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी सिर्फ। एस और यस का इजाफा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो खाली जगह से पहले वर्ड है यू के साथ जो भी वर्ब की पहली फॉर्म आएगी उसके साथ एस और यस का इजाफा नहीं होता। तो भाई आई शैल वेट अनटिल यू फिनिश, थर्ड ऑप्शन सी आंसर आएगा। ए क्यों नहीं आएगा? दो फ्यूचर नहीं आ सकते, ठीक है। जैसे आप उर्दू में कहते हैं ना, अगर तुम पढ़ोगे ये भी फ्यूचर है, तुम पास हो जाओगे ये भी फ्यूचर है। उर्दू में दो फ्यूचर आ सकते हैं लेकिन इंग्लिश में दो फ्यूचर नहीं आएंगे। इंग्लिश में आप प्रेजेंट और फ्यूचर का टेंस का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जैसे आप कहते हैं इफ़ यू वर्क यू विल पास। आंसर बहरहाल थर्ड ऑप्शन सी हुआ। फिनिश्ड तो वैसे ही नहीं आ सकता क्योंकि फ्यूचर के साथ पास्ट नहीं आया करता कभी भी। ये नीचे स्टडी नोट दे दिया, आप पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ इट डैश वी शैल गेट वेट। अभी मैंने बताया वी शैल गेट वेट, ये फ्यूचर है, फ्यूचर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑप्शन बनता है और वो है रेन्स, वर्ब की पहली फॉर्म। अगर आप इट विल रेन करेंगे तो डबल फ्यूचर हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। वी शैल गेट वेट, हम गीले हो जाएंगे। शैल के साथ सी ऑप्शन में रेन्ड पास्ट टेंस का भी नहीं आता, हैज़ रेन्ड भी नहीं आएगा। इफ़ इट रेन्स, जिस तरह से आप कहते हैं ना इफ़ ही वर्क्स ही विल पास, ऐसे होगा जी। आंसर अल्फा। क्वेश्चन नंबर 13, माई अंकल डैश टमोरो। टमोरो की अलामत ये बता रही है कि इसमें शैल विल आना चाहिए, शैल विल तो है नहीं, तो फिर आप क्या कहेंगे? ये नियर फ्यूचर है। तो नियर फ्यूचर के लिए आप कहते हैं कल मैं, सपोज आप कहते हैं कि कल मैं अपने गांव जा रहा हूं, तो आप कहेंगे टमोरो आई एम गोइंग टू माई विलेज। कल मैं अपने गांव जा रहा हूँ, उर्दू में रहा हूँ, इज़ एम आर और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। तो आई विल गो, माई अंकल विल अराइव टमोरो, ये भी ठीक होना था। माई अंकल विल अराइव टमोरो, ये भी ठीक होना था। और माई अंकल इज़ अराइविंग टमोरो नज़दीकी फ्यूचर के कामों के लिए, नियर फ्यूचर के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन बी आंसर हुआ। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर अगर यूँ हो, एक ऑप्शन में ऐसे आ जाए, ए ऑप्शन में माई अंकल के साथ लिखा आ जाए विल अराइव और बी ऑप्शन में आ जाए इज़ अराइविंग, तो इन दोनों में से प्रेफरेंस किसको देंगे, तरजीह किसको देंगे? फिर मैं कहूँगा ए और बी दोनों ही आंसर होंगे। एक ऑप्शन में लिखा होगा बोथ ए एंड बी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कह दें कि सिर्फ ए आंसर है या सिर्फ बी आंसर है, क्योंकि माई अंकल विल अराइव टमोरो भी ठीक है, माई अंकल इज़ अराइविंग टमोरो भी ठीक है। तो जब दोनों ठीक हैं तो फिर इनमें से आप किसी एक को गलत नहीं कह सकते। अब चूंकि दोनों तो हैं नहीं यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन बी ही है। क्वेश्चन नंबर 14, दीज ग्रेप्स डैश सावा। सावा मीन तुर्श। तो आपको पता ही है कि जब भी आपने वर्ब्स ऑफ सेंसेस बताने हैं तो वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ग्रेप्स चूंकि प्लूरल है इसलिए वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा नहीं आएगा। जैसे दिस सूप टेस्ट्स, फिर टेस्ट्स होता, तो ग्रेप्स है तो एस का इजाफा नहीं होना, बीटा ऑप्शन रॉन्ग हुआ। दीज ग्रेप्स टेस्ट सावा, ये अंगूर खट्टे हैं, सेकंड ऑप्शन बी आपका आंसर हुआ। हैज़ बीन टेस्टिंग सावर नहीं आ सकता क्योंकि टेस्ट, टेस्टेड, टेस्टेड ये जो वर्ब्स ऑफ सेंसेस होते हैं, ऐसे ही सी, सॉ, सीन या इमोशन वाले होते हैं, लव, वांट या सी, ये आईएनजी वाले टेंसेस में इस्तेमाल नहीं होते, इन्हें नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स भी कहते हैं। दीज ग्रेप्स टेस्ट सावा, ये अंगूर खट्टे हैं, आंसर अल्फा। ये इसकी डिटेल दी हुई, नीचे आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, आई डैश हिज लेटर ए वीक अगो। अगो का मतलब है पहले। अगो जिस तरह उर्दू में होता है ना, ता था, ती थी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की निशानियाँ होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही इंग्लिश में अगर सेंटेंस के एंड पर अगो आ जाए, बिफोर आ जाए, लास्ट आ जाए या येस्टरडे आ जाए तो समझ लेना कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की निशानी है।
खाली जगह में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ए में है, रिसीव्ड। आप कहेंगे सर जी ये थर्ड ऑप्शन सी में भी तो रिसीव्ड है। तो भाई याद रखना कि सेकंड फॉर्म ईडी वाली फॉर्म उस वक्त कहलाएगी जब उसके साथ हैव ना हो, जब उसके साथ हैज़ ना हो, यानी कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, जैसे कि ए ऑप्शन में आप देख रहे हैं, इसलिए ऑप्शन आंसर ए हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, आई हैड डन माई एक्सरसाइज। अब हैड डन माई एक्सरसाइज बिल्कुल ऐसे ही है जैसे द पेशेंट हैड डाइड। पहला हिस्सा अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, व्हेन अहमद डैश टू सी मी। तो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आंसर हुआ आपका फर्स्ट ऑप्शन ए, केम। कम क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पहले वाला हिस्सा हैड डन है पास्ट। पहला हिस्सा अगर पास्ट में हो तो दूसरा हिस्सा लाजमी तौर पर पास्ट में आता है, फ्यूचर में नहीं आ सकता। सी और डी इसलिए रॉन्ग हो गए। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन ही लिव्ड इन हैदराबाद कॉमा ही डैश टू सिनेमा वंस ए वीक। दो बातें याद रखिएगा, एक तो ये कि व्हेन ही लिव्ड पहला हिस्सा अगर पास्ट में आ जाए तो दूसरा हिस्सा लाजमी तौर पर पास्ट में आना चाहिए। दूसरी बात यह है खाली जगह के बाद वाले हिस्से में लिखा है टू द सिनेमा वंस ए वीक, वंस अपॉन ए टाइम। वंस जो भी काम होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, और पास्ट इंडेफिनिट के सादा जुमले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन आपने ए देखा। तो फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द हेड मास्टर डैश टू स्पीक टू यू। ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, हेड मास्टर सिंगुलर है, वॉन्ट्स आएगा। वॉन्टिंग क्यों नहीं आएगा बेटा? क्योंकि वॉन्ट एक ऐसा वर्ब है जिस तरह के सी एक ऐसा वर्ब है जिसको हम नॉन प्रोग्रेसिव कहते हैं, यानी कि ये कॉन्टिन्यूस टेंसेस में इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, आई डैश अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। अब आप देखिएगा कि आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, बी ऑप्शन आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। टुडे के साथ तो वॉज डूइंग नहीं आ सकता बेटा, रॉन्ग। टुडे है तो विल हैव डन नहीं आएगा, टुडे है तो विल भी नहीं आएगा, टुडे तो प्रेजेंट होता है। बी में पास्ट लिखा हुआ है, सी और डी में फ्यूचर लिखा हुआ, आंसर अल्फा है। आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, ये इसकी स्टडी नोट लिखा हुआ है, यहाँ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ही यूज टू विजिट अस एवरी वीक बट ही डैश नाउ। लेकिन अब नाउ के साथ आप वर्ड देखें, चारों ऑप्शन में लिखा है रेयरली। तो जिस तरह उर्दू में आखिर पर ता है ती है आ जाए तो आप कहते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बिल्कुल ऐसे ही रेयरली आ जाए तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंग्लिश में एक निशानी होती है, जैसे ऑफन, ऑलवेज, यूजली, डेली, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की निशानी होती है। नंबर 1। नंबर 2, ये यहाँ पर ही रेयरली कम्स नाउ, अब वो बहुत शायद ही यहाँ पर आता है। नाउ की अलामत आपको ये बता रही है कि पास्ट टेंस नहीं आना, इसलिए फोर्थ ऑप्शन डी आंसर नहीं है। तो आप कहेंगे कॉमा के बाद बट। अब बात ये है कि आप कहेंगे सर आपने तो कहा था पहला हिस्सा पास्ट में दूसरा हिस्सा पास्ट में आना चाहिए। वो उस वक्त होता है जब एक क्लॉज इंडिपेंडेंट हो और दूसरी डिपेंडेंट हो, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो दूसरी सबॉर्डिनेट क्लॉज हो। अब बट फैन बॉयज़ वाला कंजंक्शन है, बट से पहले भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, बट के बाद भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। यानी इंडिपेंडेंट का मतलब है ये पहले वाली क्लॉज के टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा कि पहला पास्ट में हो तो ये भी पास्ट में आएगा, इसलिए आप कहेंगे ही रेयरली कम्स नाउ। Question number 21, they would be very different from the little tides which the small mass of moon raises in our ocean। raises आएगा, rises नहीं आएगा, इसको दोबारा पढ़ें। आप करें क्या कि आप कहेंगे द स्मॉल mass of moon, एक चांद का छोटा सा टुकड़ा, raises उभारता है, पैदा करता है क्या, व्हाट, लिटिल टाइड्स। तो इसका मतलब ये है लिटिल टाइड्स इसका ऑब्जेक्ट है, द स्मॉल मैस ऑफ मून सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट अगर आ जाए जैसे कि लिटिल टाइड्स है तो रेज, रेज्ड, रेज्ड आएगा, तो रेजेस आएगा, यानी कि ये लहरें पैदा करता है। राइज उठना और रेज उठाना,
इसलिए आपका आंसर फोर्थ ऑप्शन डी हुआ। क्वेश्चन नंबर 22। क्रिस्टोफर वॉज laying on the cool grass beside the pool, watching the birds fastening on the dates। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी। ए में है लेइंग, बी में है ऑन द ग्रास, इस तरह से सी और डी है। इन 4 ऑप्शंस में से आपने देखना है कि एक जगह पर प्रॉब्लम है और गलती वहाँ पर है, वही आपका आंसर होना है। तो दोबारा पढ़ते हैं। क्रिस्टोफर वॉज लेइंग ऑन द कूल। लेइंग का मतलब होता है फॉर एग्ज़ाम्पल बिछाना, राइट। और पड़ा हुआ होने के लिए वर्ड होता है LYING, लाइंग, जैसे कि बी ऑप्शन में है। दूसरी बात यह है बेटा कि ऑन प्रेपोजिशन है, बी में ऑन। अगर प्रेपोजिशन आ जाए तो उससे पहले आप LYING लाइंग लिखेंगे, LAYING लेइंग नहीं लिखेंगे। जैसे एक सेंटेंस है, द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, उसमें बाय प्रेपोजिशन है तो आपने LYING यूज़ कर दिया। तो यहाँ पर ऑन प्रेपोजिशन है, इसलिए आपने LYING यूज़ करना है। तो दोबारा बताता हूँ कि बी में ऑन लिखा हुआ है, ऑन एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन से पहले LYING वाला वर्ड आता है, LAYNG वाला वर्ड नहीं आता। सेकंड ऑप्शन बी हुआ। जिस वर्ड के बाद प्रेपोजिशन आ जाए वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, और जिसके बाद नाउन या प्रोनाउन आए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो यहाँ पर चूँकि प्रेपोजिशन है इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब LYING लाइंग आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 23। द बॉय मस्ट टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर एंड मेक हिमसेल्फ। मेक, मेड, मेड ये कॉजेटिव वर्ब है, मेक हिमसेल्फ। तो मेक, मेड, मेड के बाद बेयर इन्फिनेटिव आएगा। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या है? सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। फुल इन्फिनेटिव क्या होता है? 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? कल्टीवेट। फुल फॉर्म क्या है? टू कल्टीवेट। तो इस तरह से थर्ड ऑप्शन सी में आपने क्या करना है, टू कल्टीवेट की जगह पर सिर्फ कल्टीवेट आएगा। आंसर आपका सी हुआ। दोबारा ऑप्शन देखिएगा। द बॉय मस्ट टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर एंड मेक हिमसेल्फ कल्टीवेट, और उसे अपने अंदर एक पैदा करना चाहिए, क्या? अ पोइज एंड काम, यानी तवाज़न, जो कि दैट्स मदर्स, जो कि ख़त्म करता है द फिजेट्स, परेशानी को। आंसर आपका थर्ड ऑप्शन सी हुआ। तो मेक, मेड, मेड के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है, जैसे ही मेड मी कल्टीवेट, ही मेड मी राइट, ही मेड मी रीड, ही मेड मी लाफ। तो पहली फॉर्म आएगी, टू प्लस पहली फॉर्म नहीं आएगी, यानी पहली फॉर्म को इन्फिनेटिव कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को फुल इन्फिनेटिव कहते हैं। तो ये ओवरलैपिंग की मिस्टेक हुई, जहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव आना चाहिए था कल्टीवेट, वहाँ पर गलती से फुल इन्फिनेटिव लिख दिया, टू कल्टीवेट। आंसर सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 24। इट इज़ यूजली वाइज टू लेट देम टू रिटायर, लेट देम रिटायर, लेट मी गो। लेट के बाद जब भी कोई ऑब्जेक्ट आता है, जहाँ जैसे कि यहाँ पर देम आया है, तो इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, टू रिटायर नहीं आएगा। जिस तरह से पहले क्वेश्चन में आपने देखा, पॉजिटिव वर्ब मेक के बाद फर्स्ट फॉर्म आया था, द बॉय मस्ट मेक हिमसेल्फ कल्टीवेट, टू कल्टीवेट नहीं था। ऐसे ही लेट के बाद भी पहली फॉर्म यूज़ होगी, इट इज़ यूजली वाइज टू लेट देम रिटायर टू द कोल्ड वर्ल्ड फॉर ए रीज़न एंड फाइंड आउट बाई एक्सपीरियंस हाउ मच डिमांड देयर इज़ फॉर अ लेजी ब्लफर। ब्लफर मीन जो कि कुंजैन और सीरियस ना हो पढ़ाई में, उसे कहते हैं। तो आंसर आपके पास सेकंड ऑप्शन बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 25। देन मोस्ट वाइजली ही अडेप्टेड हिमसेल्फ। अब अडेप्ट ढालने वाला भी वो खुद है और जिसको ढाला जाएगा वो भी वो खुद है। जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही बंदा हो, जब किसी एक्शन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही बंदा हो, तो फिर आप सेल्फ वाले फॉर्म यूज़ करते हैं। तो आप कहेंगे देन मोस्ट वाइजली ही अडेप्टेड हिमसेल्फ,
तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन ए हुआ। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। देन मोस्ट वाइजली ही अडेप्टेड हिमसेल्फ, फिर उसने अपने आप को ढाल लिया। ढालने वाला भी खुद था, जिसको ढाला गया वो भी खुद था। इसको रिफ्लेक्सिव वर्ब कहते हैं। तो और प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। देन मोस्ट वाइजली ही अडेप्टेड हिमसेल्फ टू देयर हैबिट्स एंड कस्टम्स सो दैट ही कुड हेल्प देम टू गेट। हेल्प देम गेट भी ठीक है, टू गेट भी ठीक है। इसके बाद दोनों इन्फिनेटिव आते हैं। द मोस्ट फ्रॉम देयर ओन नेचुरल वे ऑफ लिविंग, फर्स्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, when he has sharpened it, जब वो इसे पेंसिल को तराश चुका है, तो he observes that, उससे पता चलता है, वो नोटिस करता है, देखता है, ऑल हिज पेंसिल्स नीड, उसकी तमाम पेंसिल्स को ज़रूरत है। नीड व्हाट, अब व्हाट का जवाब देने वाला नाउन होता, शार्पन वर्ब है, तो नाउन क्या होगा, आईएनजी वाला होगा। नीड व्हाट, शार्पनिंग। ऑल हिज पेंसिल्स नीड, उसकी तमाम पेंसिल्स को ज़रूरत है। किस चीज़ की, व्हाट, शार्पनिंग, तो शार्पनिंग आएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर हुआ। शार्पन नहीं आएगा, शार्पन तो वर्ब है, हमें नाउन चाहिए। आईएनजी वाली फॉर्म में ऐसे वर्ब, बाज़ वर्ब ऐसे होते हैं जिनकी आईएनजी वाली फॉर्म नाउन के तौर पर यूज़ होती है, तो उसे जेरेंड कहते हैं। तो आंसर डेल्टा हुआ। क्वेश्चन नंबर 26, द हीट ऑफ द मैटर इज, सॉरी, द हार्ट ऑफ द मैटर इज, असल बात यह है, द नीड टू ब्रिंग इन टू एग्जिस्टेंस, कि आप पैदा करें क्या, सेल्फलेस, बेगर्ज, डेडिकेटेड मैन, जो कि बहुत ज़्यादा सीरियसनेस वाले लोग हों। हुज हैप्पीनेस इज़ कंसिस्टिंग ऑफ, अब ये कंसिस्ट हो गया, सी हो गया, वांट हो गया, ये ऐसे वर्ब हैं जो कि कॉन्टिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं होते, इन्हें नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब कहते हैं। तो इनमें प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। हुज हैप्पीनेस इज़ कंसिस्टिंग ऑफ की बजाय हुज हैप्पीनेस, डी ऑप्शन में, कंसिस्ट ऑफ, एस लगाएंगे, कंसिस्ट ऑफ देयर फेलो मैन इन द फुलेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमन। आंसर आपका हुआ जी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 28, द मैनेजर लुक्ड रिलीव, लुक्ड, सीम्ड, प्रूव्ड, ये लिंकिंग वर्ब हैं। इनके बाद एजेक्टिव आता है। रिलीव तो वर्ब की पहली फॉर्म है, वर्ब की पहली फॉर्म एजेक्टिव के तौर पर नहीं आती, एजेक्टिव के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आप कहेंगे द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड, रिलीव्ड मीन पुरसकून। अब रिलीव करना, सुकून देना, ये तो वर्ब बन जाएगा, हमें चाहिए एजेक्टिव। जिस तरह आप कहते हैं ही लुक्ड हैप्पी, ही लुक्ड सैड, he looked cool, he looked calm, he looked disturbed, he looked worried। तो इस तरह से आप डी वाले वर्ड यूज़ करेंगे तो वो बनेंगे एडजेक्टिव। द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड बट स्टिल सीरियस, तो आपके पास आंसर हुआ सेकंड ऑप्शन बी। फिर आगे पढ़ देता हूँ। ही कंक्लूडेड नाउ दैट आई वॉज ए सन ऑफ बैरन रॉथस्चाइल्ड और अ यंग गोल्ड। आंसर आपके पास बीटा हुआ। एजेक्टिव आना चाहिए था, वर्ब की थर्ड फॉर्म एजेक्टिव के तौर पर यूज़ होगी तो उसे पार्टिसिपल एजेक्टिव कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, पीपल हु लिव्ड अ सेंचुरी अगो, आपने देखा अगो, बिफोर, लास्ट, येस्टरडे आ जाए तो ये निशानी होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब की सेकंड फॉर्म की। तो यहाँ पर आपने देखा कि ए में लिव्ड आया है अगो की वजह से। पीपल हु लिव्ड अ सेंचुरी अगो प्रॉबेबली, गालिबन, इंजॉयड, इंजॉयड के बाद अपने आप सवाल करें व्हाट, तो जवाब आएगा ईटिंग। तो व्हाट का जवाब में आईएनजी वाला नाउन यूज़ करेंगे। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म तो इन्फिनेटिव है। ये जो पॉइंट हमने लेक्चर में पढ़ा था, इन्फिनेटिव आएगा या जेरेंड, इन्फिनेटिव वर्सेस जेरेंड, तो हमने बात की थी कि वाई का जवाब देने वाला वर्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा। जैसे हम कहते हैं ही स्टॉप्ड टू स्मोक, ही स्टॉप्ड वाई, टू स्मोक। और फिर आप कहते हैं ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, ही स्टॉप्ड व्हाट, स्मोकिंग। व्हाट का जवाब में आईएनजी वाला आएगा। यानी इंजॉय एक, अवॉइड दो, मिस तीन, इनके साथ आईएनजी वाले नाउन आएंगे। सो प्रॉबेबली इंजॉयड ईटिंग, इंजॉयड व्हाट, ईटिंग। तो आपका आंसर जो है थर्ड ऑप्शन सी में आएगा ईटिंग।
as much as we do today, but they could not have as many different kinds of foods. Answer third option C हुआ. Question number 30. By now it was past 7. 7:30 के वक्त हो चुका था. He started off again along the mall. An orchestra could be heard. हमने पढ़ा can see, can hear, can watch. इनके बाद सिर्फ और सिर्फ पहली फॉर्म आएगी फर्स्ट फॉर्म डी में, आईएनजी वाली फॉर्म आएगी सिर्फ और सिर्फ. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी. अगर ये कैन कुड ना हो, मैं कहता हूँ आई सॉ यू यूज़ मोबाइल भी ठीक है, आई सॉ यू यूजिंग मोबाइल भी ठीक है. लेकिन जब आ जाए कैन आई कैन सी यू, आई कुड सी यू, तो फिर सिर्फ और सिर्फ आईएनजी वाली फॉर्म आएगी. फिर ये दोनों ऑप्शन नहीं बचते, फिर सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो है आईएनजी वाली फॉर्म. तो मैं दोबारा पढ़ता हूँ. एन ऑर्केस्ट्रा कुड बी हर्ड, कैन बी हर्ड, कुड बी हर्ड, और इनके बाद आप आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करेंगे, प्लेइंग यूज़ करेंगे. क्वेश्चन नंबर 31. आई कुड नॉट इमेजिन वाई. वाई क्वेश्चन वर्ड जब भी दरमियान में आए तो इसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकता, इसलिए डी ऑप्शन तो हो गया रॉन्ग. नंबर 1. नंबर 2. आई कुड नॉट इमेजिन वाई शी हैड बिहेव्ड लाइक दैट. तो वाई से पहले वाले हिस्से में कुड नॉट इमेजिन ये पास्ट टेंस है, तो उसके बाद आप पास्ट टेंस ही यूज़ करेंगे. फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर हुआ. बी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है? आई कुड नॉट इमेजिन वाई शी हैज़ बिहेव्ड, हैज़ की बजाय हैड होता तो आंसर हो जाता, ये इसलिए रॉन्ग है. थर्ड ऑप्शन सी देखिए. आई कुड नॉट इमेजिन वाई शी इज़, कुड नॉट पास्ट है, शी इज़ प्रेजेंट है, ये इसलिए रॉन्ग हो गया. डी ऑप्शन देखें. आई कुड नॉट इमेजिन वाई डिड शी. वाई क्वेश्चन वर्ड जब दो जुमलों के दरमियान में आए तो इसके बाद वाला वर्ड कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता, सब्जेक्ट पहले आएगा. तो सब्जेक्ट पहले आएगा तो वाई शी, और फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा. वाई शी डिड नहीं होता क्योंकि सादा जुमले में हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल नहीं होता. डी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हो गया. क्वेश्चन नंबर 32. अब ऐसे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में से 3 जो हैं वो रॉन्ग होते हैं, एक करेक्ट होता है और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है. ही कांट हेल्प, कांट हेल्प, कुडंट हेल्प, इनके फ़ौरन बाद यूज़ करोगे वर्ब की फॉर्म तो आईएनजी वाली आएगी, जैसे कि बी ऑप्शन में है. तो फिर ए ऑप्शन क्यों रॉन्ग है? अगर इसके बाद ही कांट हेल्प बट आ जाता तो फिर काफ का वाला वर्ड सही हो जाता. तो ए ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है. सी ऑप्शन ही कांट हेल्प बट, कांट हेल्प, कुडंट हेल्प, बट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आती है. सी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हुआ. डेल्टा क्यों रॉन्ग है जी? ही कांट हेल्प के बाद टू कॉफिंग नहीं आएगा, ही कांट हेल्प कॉफिंग आना चाहिए था. आंसर आपका डेल्टा इसलिए रॉन्ग हुआ. तो सेकंड ऑप्शन भी आंसर हो गया जी. क्वेश्चन नंबर 33. आई नीड नॉट गेट अप. नीड नॉट का मतलब होता है बेटा शुड. आई शुड नॉट गेट अप अर्ली हो तो क्वेश्चन टैग आप कहेंगे शुड आई. अगर नीड नॉट हो तो नीड आई. आंसर आपके पास थर्ड ऑप्शन सी हो गया. बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है. फर्स्ट में नीड नॉट आई नहीं आएगा. क्यों? अगर पहले वाले हिस्से में आई नीड नॉट नेगेटिव है तो कॉमा के बाद टैग वाले हिस्से में जिसके एंड पर क्वेश्चन मार्क आता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि डबल नेगेटिव रॉन्ग है. तो ए ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है. बी ऑप्शन में देखें, अगर नीड नॉट के साथ स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन जो है टैग वो नीड के साथ आएगा, डू के साथ नहीं आएगा. बी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है. फोर्थ ऑप्शन डी क्यों रॉन्ग है? वही बात है, डू आई नीड नहीं, नीड आई आना चाहिए था, जैसे कि थर्ड ऑप्शन सी में है. अब नीड आई में नीड जो है ये मॉडल वर्ब है, वर्ब की पहली फॉर्म नहीं है, और इसका मुतबादिल अगर यूज़ करें तो फिर यूँ होता. सी में नीड नॉट की बजाय अगर शुड होता तो आई शुडेंट गेट अप अर्ली टुमारो, तो फिर आप कहते हैं शुड आई. आंसर 4 हुआ. क्वेश्चन नंबर 34. इट इज़ क्रूशल, ये इंपॉर्टेंट है. दैट, क्रूशल दैट, इंपॉर्टेंट दैट, नेसेसरी दैट हो तो आगे चलकर शुड और वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ होती है. अब आप देखिएगा ए ऑप्शन में इट इज़ क्रूशल दैट द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड्स. शुड लिखा हो या ना हो, जो भी वर्ब है
ए ऑप्शन में अंडरस्टैंड्स, बी ऑप्शन में अंडरस्टूड, सी ऑप्शन में अंडरस्टूड, डी ऑप्शन में अंडरस्टैंड। ये जो भी वर्ब है इसको शुड के साथ मिला के पढ़ें। ए ऑप्शन में पढ़ें ज़रा, इट इज़ क्रूशल दैट द स्टूडेंट्स शुड अंडरस्टैंड्स, शुड के साथ एस का इजाफा नहीं होगा, ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। डी ऑप्शन आंसर है, इट्स क्रूशल दैट द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड को शुड के साथ मिला के पढ़ें, शुड अंडरस्टैंड, बिल्कुल ठीक है। तो ए ऑप्शन अंडरस्टैंड्स की जैसे रॉन्ग है, बी ऑप्शन अंडरस्टूड, अंडरस्टूड को शुड के साथ मिला के पढ़ें तो रॉन्ग हो जाएगा, शुड अंडरस्टूड नहीं होता। थर्ड ऑप्शन सी क्यों रॉन्ग है, आप हैव अंडरस्टूड को आप पढ़ेंगे तो ये शुड अंडरस्टूड नहीं हो सकता, इसलिए थर्ड ऑप्शन सी रॉन्ग है। ऐसे तमाम जुमलों में इम्पॉर्टेंट दैट, इसेंशियल दैट, नेसेसरी दैट, ही सजेस्टेड दैट, ही प्रपोज दैट, इनमें जो भी वर्ब हो जैसे अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड जो भी है शुड के साथ मिला के पढ़ लीजिएगा। अगर वो सही आ रहा हो तो वही आंसर आपका डिक्लेयर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, यू शुड अवेल योर सेल्फ, अवेल एक, अवेंज दो, एबसेंट तीन, इंजॉय के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो चार, busied, he busied himself, Mr. Chips busied himself in writing directory for Brookfield, I pride myself, इनके पास सेल्फ वाले वर्ड आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर हुआ। बी में अवेल के साथ सेल्फ नहीं है इसलिए रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन सी में यू शुड अवेल योर सेल्फ, सेल्फ नहीं है इसलिए रॉन्ग हो गया। फोर्थ ऑप्शन डी में यू शुड अवेल्ड, यू शुड के साथ अवेल्ड कभी भी नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म कभी भी नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म आती है। डी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हो गया, आंसर अल्फा। क्वेश्चन नंबर 36, द टीचर सेंट द स्टूडेंट्स एन ईमेल। अब सेंट एक वर्ब है, अच्छा इसके लिए चार ऑप्शन दिए उसने कि बताओ इंट्रांजिटिव वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, मोनो ट्रांजिटिव है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव है। अब सेंट वर्ब तो है, ये तो तय हो गई। इसके बाद आप पहला वर्ड है द स्टूडेंट्स, इसके साथ आप पैसिव वॉइस बनाओ तो द स्टूडेंट्स वर सेंट एन ईमेल बन गया, इसका मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। अच्छा अब यही टेस्ट जो है एन ईमेल पर अप्लाई करो, एन ईमेल वॉज सेंट टू द स्टूडेंट्स, ये भी बन गया। इसका मतलब ये हुआ सेंट वर्ब के बाद अगर दोनों लफ्ज़ों से पैसिव वॉइस बन जाए तो वो दोनों के दोनों लफ्ज़ क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। तो एक ऐसा वर्ब जिसके बाद दो दो ऑब्जेक्ट आ जाएं, दो को नोमेनक्लेचर में डाई कहते हैं, और डाई सिर्फ एक ऑप्शन बी में है। देखो सेंट के बाद चूंकि ऑब्जेक्ट मौजूद है, चाहे एक हो दो हों, वो ट्रांजिटिव तो कहलाएगा। अगर ऑब्जेक्ट दो दो हों तो फिर वो डाई ट्रांजिटिव कहलाएगा, इसलिए आपका आंसर हुआ डाई ट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से मोनो ट्रांजिटिव वो होता है, ही सेंट एन ईमेल होता तो फिर ये मोनो का मतलब एक, अगर यूं होता ही सेंट एन ईमेल तो अब एक ऑब्जेक्ट हो जाता, वो मोनो ट्रांजिटिव हो जाता है। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव क्या होता है, वो ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट हो और एक एडजेक्टिव हो, जैसे द टीचर मेड द स्टूडेंट्स हैप्पी, द स्टूडेंट टीचर मेड द स्टूडेंट्स हैप्पी। अब द स्टूडेंट्स वर मेड हैप्पी, स्टूडेंट से पैसिव वॉइस बन गया, एक ऑब्जेक्ट तो हो गया, लेकिन हैप्पी से पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, इसलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव कहेंगे। बहरहाल यहाँ पर डाई ट्रांजिटिव आंसर हुआ सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, द जज डिक्लेयर्ड हिम द विनर। अब जो मैं बात कर रहा था आपसे, डिक्लेयर्ड वर्ब है, हिम से पैसिव वॉइस बनाएं, ही वॉज डिक्लेयर्ड पैसिव वॉइस बन गया, इसका मतलब हिम ऑब्जेक्ट है। अब द विनर से बनाएं, द विनर वॉज डिक्लेयर्ड, नो इससे नहीं बना, तो इसका मतलब है एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट तो मौजूद है, ट्रांजिटिव तो ये कहलाएगा, ए ऑप्शन तो हो गया रॉन्ग, लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट नहीं हैं इसलिए डाई ट्रांजिटिव नहीं कहला सकता ये। तो एक ऐसा वर्ब जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट हो और एक कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव हो तो उसे आप कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है। आंसर आपके पास डी हुआ। क्वेश्चन नंबर 38, इट वॉज गेटिंग डार्क, इट वॉज गेटिंग डार्क, तो आपने बताना है कि गेटिंग क्या है। अब बात यह है बेटा कि इट वॉज गेटिंग डार्क, यहाँ पर जो गेटिंग है ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। इट वॉज गेटिंग डार्क, ये इट को और डार्क को आपस में लिंक कर रहा है, इसलिए इसी तरीके से आपके पास जो है
बाकी लिंकिंग वर्ब में है अपीयर, सीम, लुक वगैरह, ये भी लिंकिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इट वॉज गेटिंग डार्क। तो अब आप कहेंगे सर जी ये ट्रांजिटिव हो सकता है? ट्रांजिटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि डार्क से पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जब ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता तो बीटा भी रॉन्ग, चार्ली भी रॉन्ग और डेल्टा भी रॉन्ग, इसलिए ए ऑप्शन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, द पोएम द पियन रिंग्स द बेल डेली। डेली, यूजली, ऑफन, रेयरली, सेल्डम, ये सारे के सारे निशानियां हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट भी होता है, इसलिए आपके पास आंसर डेल्टा हुआ। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेज हुई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 40, दे हैव नॉट डन देयर वर्क येट। अब हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब और डू डिड डन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये निशानी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो आंसर आपके पास सेकंड ऑप्शन बी हुआ। ऑलराइट, अब आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो फिर आप इसके कमेंट में पूछ लें या क्लास में पूछ लें। राइट, ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।